जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं पूरी की पूरी यूपीएससी 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी कंप्लीट यूपीएससी 2025 की सीरीज़ जो है वो चल रही है। और ये सीरीज़ आपको कैसे कवर करनी है, तो सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग से लेक्चर जो है वो कवर करने हैं, यानी कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड सो ऑन। एंड सेकेंडली, इस लेक्चर का फ़ायदा आपको जो है वो कैसे मिलेगा, तो आपको अपने रूम में आराम से बैठना है, ईयरफोन को जो है वो लगाना है, और जो भी चीज़ मैं आपको समझाते चल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, पेन और पेपर लेकर बैठना है और नोट डाउन करना है। नोट डाउन इन द सेंस कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स रफ में। फिर उसके बाद स्क्रीन पर जो है वो आपको ऑलरेडी एक मैं शॉर्ट नोट्स जो है वो दे दूंगा, और उस शॉर्ट नोट को जो है वो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यानी कि हर एक स्लाइड के आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा, फिर बाद में उसको एक बार में जो है वो फेयर कर लीजिएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर मैं हेल्प कर रहा हूँ कि आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ जो है वो फोकस करना है जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको उसके ऊपर, और जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर। इतने में आपकी कंप्लीट बुक भी कवर हो जाएगी। और हालांकि अगर आपको बुक डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करूंगा, हर एक चीज़ बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपका टाइम बचेगा और सिलेक्शन के नज़दीक जो है वो आप जाओगे और जल्दी जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होता रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और लाइक का बटन भी ज़रूर हिट करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो 1000 सब्सक्राइबर होने पर हम किसी भी एक लकी विनर को हमारे सब्सक्राइबर में से, और जो कमेंट्स रेगुलर करते हैं उनमें से किसी भी एक लकी विनर को जो है वो रैंडमली चूज करके उनको 8000 रुपीज वर्थ की जो है वो बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, कंप्लीट सिविल सर्विसेज की। तो प्लीज सपोर्ट करो हमारे इस इनिशिएटिव को और बढ़िया से तैयारी करो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर नीचे देख रहे होगे तो नीचे आपको जो है वो पेज नंबर दिखाई देगा कि ये जो नोट्स है वो कौन से पेज नंबर से लेकर कौन से पेज नंबर के बीच के हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया भी रहेगा कि हम बिल्कुल पेज नंबर वाइज जो है वो बुक के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ कवर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो रही है। तो चलो, हम बात करेंगे वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, कार्ल मार्क्स, इमाइल डुर्केमिन और मैक्स वेबर के बारे में, जो कि सोशियोलॉजी के बेस को डिफाइन करते हैं। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, मैक्स वेबर से रिलेटेड। तो सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड की बात करें तो सोशियोलॉजी को एज ऑफ रेवोल्यूशन का बच्चा कहा जाता है। पता है आपको, एज ऑफ रेवोल्यूशन का बच्चा है सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये 19th सेंचुरी यूरोप में उस वक्त बना जब सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। ये चेंजेस थे एनलाइटनमेंट, यानी कि ज्ञान, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन तीनों ने सोसाइटी का स्ट्रक्चर, लोगों के सोचने का तरीका और उनकी लाइफ का पैटर्न बदल दिया। तो याद रखना, लिख लो, सोशियोलॉजी को एज ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है, और उसके नीचे एरो बनाकर लिख लो तीन चीज बड़े चेंजेस की वजह से, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एनलाइटनमेंट की बात करें तो 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में एनलाइटनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये वो समय था जब रीजन और रैशनैलिटी का कंसेप्ट आया। लोगों ने क्वेश्चन उठाने शुरू किए, लोगों ने तर्क करने शुरू किए। रैशनल थिंकिंग जो अपन बोलते हैं ना कि यार भाई, आप जो है वो रीजंस और प्रूफ के अकॉर्डिंग अपनी साइंटिफिक थिंकिंग रखो, तो वो यहां पर शुरू हो गया था यूरोप में 17th और 18th सेंचुरी में, कि लोगों ने आंख बंद करके चीजों को विश्वास करना बंद कर दिया और क्वेश्चंस करना शुरू किए। तो एनलाइटनमेंट ने ह्यूमंस को यूनिवर्स के सेंटर में रखा और रैशनल सोच को उनका डिफाइनिंग फीचर बनाया। रिलीजन और ट्रेडिशन के कंसेप्ट को पीछे छोड़ के लोग साइंस और लॉजिकल थिंकिंग की तरफ आगे आए। इस मूवमेंट ने सेक्युलर, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को डेवलप किया, जो आज भी फॉलो किया जाता है। बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो 1789 में हुआ था, उसने इंडिविजुअल और नेशन स्टेट के लेवल पर सॉवरनिटी यानी स्वराज के कॉन्सेप्ट डेवलप किए। इस रेवोल्यूशन ने इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स को फोकस किया, फ्यूडल और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर कॉमन लोगों को फ्रीडम और इक्वलिटी दिलवाने पर काम किया। यहां से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियल्स पॉपुलर हुए, जो हर मॉडर्न स्टेट का बेस बन गए। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बट ये सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना जरूरी कि लोगों की थिंकिंग जो है वो सोसाइटी में चेंजेस कब से हुई। तो उसके पीछे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।
मास मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मास मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का तरीका बदल दिया। यह रेवोल्यूशन ने पहली बार फैक्ट्रीज और मशीन्स का यूज एस्टैब्लिश किया, जिससे प्रोडक्शन फास्ट और एफिशिएंट हुआ। इस चेंज ने सोसाइटी में नई क्लास को जन्म दिया, जैसे कि कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास, जो आगे चलकर कार्ल मार्क्स की थ्योरीज का बेस बन गई। तीन बड़ी पर्सनालिटी हैं, एक का नाम है कार्ल मार्क्स, दूसरे का नाम है एमाइल डुर्केमैन और तीसरे का नाम है मैक्स वेबर। कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि कैसे कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। उनका फोकस इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक सिस्टम पर था। एमाइल डर्कमैन की बात करें तो इन्होंने सोसाइटी को एक सिस्टम की तरह देखा जिसमें हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रिलीजन और सोशल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस किया। मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने कल्चर और ब्यूरोक्रेसी पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी को समझने के लिए हमको इंडिविजुअल्स के एक्शंस और इंटेंशंस को भी देखना चाहिए। अच्छा, मैं आपको पहली चीज बताऊं, आप लिखो नोट्स में कार्ल मार्क्स, उसके आगे लिखो कॉन्सेप्ट, कि इनने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। आगे दो चीज लिख दो कार्ल मार्क्स की, कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास। दूसरा आप नाम लिखो एमाइल डुर्कमैन, इनके आगे डैश करके लिख दो रिलीजन और सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन और सोशल इंस्टीट्यूशन। और तीसरा है मैक्स वेबर, इनके आगे डैश करके लिखो कल्चर एंड ब्यूरोक्रेसी, कल्चर एंड ब्यूरोक्रेसी। फिर इसमें एक और डैश बना के लिख देना ह्यूमन एक्शन एंड इंटेंशन, ह्यूमन एक्शन एंड इंटेंशन। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी तीनों थिंकर्स की, सोशियोलॉजी के मतलब पिलर्स हैं। ये तीन थिंकर्स के नाम आप याद रखिएगा, मेंस में यूज करना। ये सोशियोलॉजी के पिलर्स हैं। इनके आइडियाज आज भी काफी रेलिवेंट है और यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे चल के और भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये चीज है। और इसमें आपके नोट्स में भी सिर्फ आपको इतना ही लिखना है जो मैंने भी आपको बता दिया, बस बाकी इसमें और लिखने की आवश्यकता नहीं है। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं यार कि मतलब कि जो काम की नहीं होती, फालतू होती हैं, राइट। तो मैंने उन सब चीज़ों को स्किप करके जो मेन जो चीज़ है आपके काम की, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस वो मैं आपकी कवर करवा रहा हूँ, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो और बहुत स्मार्ट तरीके से स्टडीज आपकी हो। क्योंकि यार आप घंटों बैठकर जो है वो पढ़ाई करोगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उससे बेटर है कि मैंने वो आपकी घंटों की प्रैक्टिस जो है वो शॉर्ट कर दी है। मैं यहाँ पर बैठकर मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए एक्सट्रैक्ट निकाल रहा हूँ, जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा जो है वो फायदा मिले और आपकी टॉपिक पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडीज। और इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं तो कमेंट बॉक्स पे जरूर एप्रिसिएशन जो है वो लिखिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, जो मॉडर्न दुनिया के फाउंडेशन की तरह है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसने पूरे समाज और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम को बदल दिया। तो बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक को जो है वो समझते हैं। कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, इसने कैसे सोसाइटी पर इंपैक्ट किया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत की बात करें तो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के बीच में होती है। इसका मेन फोकस था साइंस और टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सिस्टमैटिक यूज। कितनी बढ़िया पॉइंट लिखे, साइंस और टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सिस्टमैटिक यूज। स्पिनिंग जेनी जैसे नई मशीन और स्टीम इंजन जैसे पावर सोर्सेज ने प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट बनाया। इस रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होने लगी और बहुत ज्यादा मात्रा में सामान जो है वो प्रोड्यूस किए जाने लगे। रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स का पूरे दुनिया भर में ट्रेड स्टार्ट हो गया और इंडस्ट्री मल्टीनेशनल बनना शुरू हो गई। अब रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्र में लोगों को नौकरी के लिए सिटीज माइग्रेट करना पड़ा। बहुत कम इनको पैसा मिलता था, लंबे समय तक जो है वो इनको काम करना पड़ता था और इनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही खराब थी। शहरी क्षेत्र डोमिनेट करने लगे, लेकिन यहां रिच और पुअर के बीच में बहुत गैप बढ़ गया। यानी कि देखो सोशल इंपैक्ट किस प्रकार से हो रहा है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। इंडस्ट्रियल सोसाइटी को समझने के लिए सोशियोलॉजी जैसे नए सब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। कार्ल मार्क्स और एमाइल डुर्कमैन जैसे थिंकर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का एनालिसिस किया। कार्ल मार्क्स की सोच के बारे में बात करें तो मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म एक जरूरी और प्रोग्रेसिव फेज है जो सोशलिज्म का बेस बनाएगा।
तो जब अगर कैपिटलिज्म नहीं होगा तो सोशलिज्म भी नहीं होगा। तो देखो मार्क्स ये कह रहे हैं, ये पॉइंट समझो आप, ये रिलेशन कि सोसाइटी में सोशलिज्म का बर्थ होता है कैपिटलिज्म के कारण। ये क्लियरली कहा जा रहा है कि अगर कैपिटलिज्म एक जरूरी और प्रोग्रेसिव फेज है जो सोशलिज्म का बेस बनेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म के एक्सप्लॉइटेशन से ही तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट अराइज होगा ना। उन्होंने क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट को समझाया जिसमें वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में विवाद होते थे। जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच के विवाद की इन्होंने बात करी, उन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट किया, क्लास स्ट्रगल के कंसेप्ट को समझाया। मार्क्स का कहना था कि इकोनॉमिक बेस सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर को शेप करता है, इकोनॉमिक बेस। अब बात करें एमाइल डुर्कमेन के अप्रोच की, तो डुर्कमेन ने सोसाइटी को एक मॉरल कम्युनिटी के रूप में डिफाइन किया। उनका फोकस था कि कैसे रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स और मॉरल कोड्स एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सोशियोलॉजी को उन्होंने एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में एस्टैब्लिश किया। तो इन्होंने बेसिकली सोसाइटी को मॉरल कम्युनिटी की, भाई कि सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के लिए काम करे, एक दूसरे को यूनाइटेड रखे, इस चीज पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया डुर्कमेन ने। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक गेम चेंजर था जिसमें ना सिर्फ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी को बदला बल्कि सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को रीडिफाइन किया। आज के मॉडर्न वर्ल्ड की ज्यादातर चीजें इसी रेवोल्यूशन की देन है। तो आपके सामने ये नोट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू होता है, तो लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटेन में। यहाँ पर स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, फैक्ट्री सिस्टम जैसे इनोवेशन हुए। सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस हुए, तो अर्बन माइग्रेशन हुआ, क्लास डिस्पैरिटी हुई। क्लास डिस्पैरिटी यानी कि क्लासेस बनना शुरू हो गई, गैप रिच और पुअर के बीच में बढ़ गया, पुअर वर्किंग कंडीशन लोगों की हुई। इसमें थिंकर्स थे जैसे कार्ल मार्क्स, इन्होंने क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर, सोशलिज्म, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझाया। एमिल डुर्कमेन ने मॉरल कोड, सोशल फैक्ट, सोशियोलॉजी एज अ साइंस को समझाया और इसका इंपैक्ट जो है वो क्या हुआ, एक मॉडर्न इंडस्ट्री और सोसाइटी का फाउंडेशन बना। तो ये चीज है, ऐसे नोट्स आपको जो है वो तैयार करने, बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज, सटीक, कि देखते सही थी वो पूरे टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे डुर्कहेम के सोशियोलॉजी के बारे में। तो डुर्कहेम ने सोशियोलॉजी को एक नई साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप किया। उनके विजन के दो की एस्पेक्ट थे। एक है सोशल फैक्ट की स्टडी करना। ये वो फिनोमिना है जो इंडिविजुअल्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ह्यूमन के ऊपर है ये, जैसा कि रिलीजन, फैमिली, पैट्रियोटिज्म एटसेट्रा। ये सब एक लार्जर कलेक्टिव लाइफ का हिस्सा है। जैसे एक फुटबॉल टीम में सिर्फ 11 लोग नहीं होते, वो एक एंटिटी है, इन लोगों के मिलने से कुछ ज्यादा बन जाती है। यानी कि फुटबॉल टीम इज द बिगेस्ट टर्म, सिर्फ इसमें 11 लोग नहीं, एक प्रॉपर एक ग्रुप है जिनका गोल एक है। सोशियोलॉजी का काम इसी इमर्जेंट लेवल को स्टडी करना है। फिर एम्फेरिकल डिसिप्लिन, दूसरा एस्पेक्ट। डुर्कहेम ने कहा है कि सोशियोलॉजी एक साइंस हो सकती है, बस हम सोशल फैक्ट्स को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करें। जैसे उन्होंने सुसाइड पर अपनी स्टडी की थी। सुसाइड का रेट एक कम्युनिटी में एक सोशल फैक्ट है जो इंडिविजुअल केसेस का कलेक्टिव पैटर्न दिखाता है। और भी डिटेल में समझेंगे। मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आपके ऊपर से जो है वो गया होगा कि डुर्कहेम जो है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता ऐसा ही है, जो ये सोशियोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर्स हैं, तो इनकी काफ़ी सारी बातें समझ में आती नहीं, बट कोई ना, मैं हूं ना आपके पास आपको समझाने के लिए। तो देखो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पहली चीज़ तो इनकी आपको समझ में आ गई कि सोशल फैक्ट की स्टडी करना, कि भाई एक इंडिविजुअल एक ग्रुप में रहकर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। यानी कि वो एक सिंगल आदमी है और ऐसे 10 लोग हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि ये लेक्चर जो है वो कितने सारे लोग देख रहे हैं, उनको ऑब्जेक्टिव सेम है कि उनको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है। यस, तो अगर आपके सिंगल ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स कि आप एक लार्जर ग्रुप बना रहे हो जिनका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है। दूसरा, एक एम्फेरिकल डिसिप्लिन। इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी एक साइंस हो सकती है, बस हम सोशल फैक्ट्स को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करें। उन्होंने सुसाइड पर अपनी स्टडी करी थी। उन्होंने बोला कि सुसाइड का रेट एक कम्युनिटी में एक सोशल फैक्ट है, कि भाई होती है सुसाइड्स कम्युनिटी के अंदर, जो इंडिविजुअल केसेस का कलेक्टिव पैटर्न दिखाता है। आप सुसाइड के केसेस देखोगे तो आपको एक जैसे पैटर्न दिखेंगे। एग्जाम्पल,
कोई डिप्रेशन में तो सुसाइड कर रहा है, राइट? ये एक डिप्रेशन एक बड़ा एग्जाम्पल होता है। किसी को बीमारी है तो वो सुसाइड कर रहे हैं, जो बीमारी से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। एल्कोहलिज्म के कारण सुसाइड हो जाती है, राइट? क्योंकि वो भी एक प्रकार की बीमारी है कि लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। यस, कम ऑन से यस और नो। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न दिखा रहा है। अब आई बात समझ में? अब सुनो और डिटेल में समझते हैं सोशल फैक्ट्स होते क्या हैं। सोशल फैक्ट्स काफी यूनिक है। ये एक्सटर्नल होते हैं, ये इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं, जैसे लॉज एंड रिलीजन। यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर, पर्सन के ऊपर। भाई रिलीजन की बात करें तो यू फॉलो योर रिलीजन, आपके इंडिविजुअल रूल्स नहीं है, ये रिलीजन के रूल्स है दैट यू नीड टू फॉलो। मतलब इंडिविजुअल के ऊपर कौन आ गया? रिलीजन। लॉस की अगर बात करें, एक आदमी को अगर कानून पसंद है या नहीं है, बट दे हैव टू फॉलो इट। क्यों? क्योंकि वो इंसान के ऊपर है। तो ये क्या है? ये सोशल फैक्ट है। दिस इज सोशल फैक्ट, ये सोसाइटी का फैक्ट है। बातें समझ में आ रही है? क्लैरिटी मिल रही है कुछ? फिर नेक्स्ट हम लोग को कॉन्स्ट्रेनिंग होते हैं ये सोशल फैक्ट्स। ये इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई किसी को पसंद है हो या ना हो, उनको रूल्स फॉलो करना है, मतलब करना है। किसी को हेलमेट पहनना पसंद हो या ना हो, बट उनको वो रूल फॉलो करना है, मतलब को करना है। तो दैट इज कंस्ट्रेनिंग। ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये सोशल फैक्ट्स कलेक्टिव नेचर रखते हैं। ये एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं होते हैं, बल्कि सब पर अप्लाई होते हैं। कानून जैसे सब पर अप्लाई होता है। तो दिस इज सोशल फैक्ट। अब क्लियर हुई? नेक्स्ट, डर्किम ने अपनी बुक डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी में सोसाइटी के एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है। पहला, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी। लोग सिमिलर होते हैं और सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप में डिवाइड होते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे कॉलेजेस में आप जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। इवन इन स्कूल्स ऑल्सो, कि जिन लोग की सोच जो है वो पढ़ने वाली, उनका ग्रुप अलग होता है। पढ़ने वाले बच्चे एक साथ अलग बैठते हैं, राइट? गुंडे टाइप के प्रवृत्ति वाले बच्चे, एंटी सोशल एलिमेंट प्रवृत्ति वाले बच्चे एक तरफ बैठते हैं मेरी तरह, राइट? फिर ऐसे आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स खेलने वाले अलग उनका ग्रुप बना रहता है। तो व्हाट इज दिस? कि लोग सिमिलर होते हैं और सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप में डिवाइड होते हैं। आत्मनिर्भर, यानी कि वो अपने आप में खुश है, आत्मनिर्भर है, तृप्त है। हर किसी के काम और रूल्स एक जैसे होते हैं। रूल्स रिप्रेसिव होते हैं, यानी जो नॉर्म्स तोड़ता है उसे सख्त पनिशमेंट मिलती है। भाई स्कूल्स की तरह, स्कूल की बात करो, भाई स्कूल में अगर आप जो है वो असेंबली में प्रेयर जो है वो नहीं गा रहे हो और अगर टीचर ने पकड़ लिया तो फिर पनिशमेंट मिलती है। तो रूल्स आर फॉर एवरीवन। तो ये क्या है? ये एक मैकेनिकल सोसाइटी है। एक होती है मॉडर्न सोसाइटी, जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जिसको बोलते हैं। लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं इस मॉडर्न सोसाइटी में और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। रूल्स रेस्टिट्यूटिव होते हैं, यानी किसी गलती को सुधारने की कोशिश होती है पनिशमेंट देने की बजाय। जेल्स को हम लोग सुधार गृह बोलते हैं, पता है, बट एक्चुअल में वो एक प्रकार की पनिशमेंट ही है। तो ये है मॉडर्न सोसाइटी कि जिसमें किसी ने गलती करी तो उसको पनिश नहीं कर रहे हैं, उसको सुधारा जा रहा है। इवन पता है, इवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, जैसे आपको पता होगा पहले कोई व्यक्ति अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता था तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था। आज की डेट में कोई व्यक्ति अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है और वो बच गया तो उसको जो है वो फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। यस, तो व्हाट इज दिस? दिस इज मॉडर्न सोसाइटी कि पनिश नहीं करना है भाई, सुधारना है। कोई प्रॉब्लम है इसलिए तो सुसाइड कर रहा है वो, तो उस प्रॉब्लम को समझो आप। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। मॉडर्न सोसाइटी में लोग अलग अलग ग्रुप्स और एसोसिएशन के पार्ट होते हैं, लेकिन ये ग्रुप्स पूरी लाइफ कंट्रोल नहीं करते। इंडिविजुअल्स के मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं, वो अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तब उस दौरान एज अ कलेक्टर आपकी पर्सनालिटी अलग होगी, राइट? बट जब आप अपने घर के अंदर आओगे, अपनी मम्मी के पास, अपनी फैमिली के पास, पेरेंट्स के पास, तो मस्ती नहीं करोगे आप। सो आपकी पर्सनालिटी उस समय अलग रहेगी। यस, तो क्या बताने की कोशिश की गई कि इंडिविजुअल्स के मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं। और इवन इन टुडे ऑल्सो आप अपनी जैसे मैं हूं भाई, मैं अपने घर में एक अलग तरीके की पर्सनालिटी रखता हूं, राइट? मैं अपने दोस्तों के साथ अलग आदमी हूं मैं अपने स्टूडेंट के साथ अलग हूं। सो दिस इज द डिफरेंट पर्सनालिटीज द पीपल वियर। बट
द बेस्ट पर्सनालिटी इज वॉट डिफाइंस योर कैरेक्टर इज वेन यू आर अलोन। आपका कैरेक्टर वो पर्सनालिटी डिफाइन करता है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है जब जब आप अकेले हो। जब आप अकेले हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा ना, उस दौरान आप क्या कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर, दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी, ट्रू पर्सनालिटी। फिर इंटरडिपेंडेंस की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पर्सनल हो गए हैं, क्योंकि पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करना मुश्किल हो गया है, हो भी रहा है। इवन इन जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, देखना आगे चल के कई बार ऐसा होगा कि आप पर्सनल लाइफ जो है वो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, वर्क लाइफ बैलेंस हो नहीं पाएगा, क्योंकि दिस इज सिविल सर्विसेज। रात में 2 बजे भी जब आपके पास फोन आएगा ना कि भाई दंगे हो गए हैं, तो आपको जाना पड़ेगा हर एक चीज़ छोड़ के। कई बार ऐसा होगा कि आने वाले समय में आपके बच्चे होंगे, तो उन्होंने एकदम से ट्रिप प्लान करी कि चलो यार पापा मूवी देखने चलते हैं। आप रास्ते में जा ही रहे हो और एकदम से आपके इमरजेंसी कॉल आ गई कि सर या मैडम यू नीड टू रिपोर्ट हेयर, जल्दी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको फिर अपने जो पार्टनर है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो उनको जो है वो फिर अपने बच्चों को सौंप के बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करके तुम पहुँचो यार, मैं देखता हूँ, आता हूँ टाइम निकाल के। फिर हुआ क्या कि आपको वहाँ पर लग जाएगा टाइम। फिर जब आप घर पे वापस आओगे तो आप देख रहे हो बच्चे भी सो गए हैं और आपके पार्टनर गुस्से में बैठे हुए हैं कि साला ये क्या चल रहा है। होता है ऐसा। तो ये चीज़ है पूरी गाइस ओवरऑल टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि इन पेजेस में। तो इसमें आप नोट्स ये बना लो, जैसे कि सोशल फैक्ट जो है वो क्या है, तो ये एक्सटर्नल होता है, कॉन्स्ट्रेनिंग होता है, यानी कि बांध के रखता है, फॉलो करना है मतलब करना है, और ये कलेक्टिव फिनोमिना होता है, जैसे कि लॉ, रिलीजन और वैल्यूज, ये होगा सोशल फैक्ट्स। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का मतलब ये प्रिमिटिव सोसाइटीज में देखने को मिलता था, जहां पर लोग एक जैसा काम करते थे, यानी कि पुरानी सोसाइटी में। और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यानी कि मॉडर्न सोसाइटी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और ये इसमें आपस में लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पर जो कानून होता है वो रेस्टिट्यूटिव कानून होता है। देखो ये टर्म है रेस्टिट्यूटिव, ये टर्म यूज करना शुरू कर दो। मैंने क्या होता है इस टर्म का मतलब, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया ना कि लोगों को पनिश नहीं करना है, उनको सुधारना है, तो दैट इज रेस्टिट्यूटिव। अगर लिखना चाहो तो एक सिंपल तरीके से इसके ब्रैकेट में जो है वो लिख देना आप, राइट। ब्रैकेट में जो है आप लिख सकते हो कि ठीक करना, राइट, रीस्टोरेशन, राइट, लोगों को ठीक करो ना कि पनिश करो। ऐसे ही लिख देना आप कि नो पनिशमेंट और फोकस ऑन सुधार, रिफॉर्म या रेस्टिट्यूटिव, इसी को बोलते हैं। एनीवेज जैसे भी लिखना है आप एक शॉर्ट में लिख लेना समझने के लिए। और ये टर्म आज से यूज करना शुरू करो, रेस्टिट्यूटिव। ये बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छे टर्म्स यूज करें। फिर डर्किम ने एस्टैब्लिश करी है सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर। और ये बेसिकली किस पर्पस के लिए कि अलग अलग लाइफ में मतलब क्या क्या लेवल्स, यानी कि आपकी लाइफ में क्या क्या लेवल्स होते हैं जो उभर कर आते हैं, तो उनको इन्होंने स्टडी जो है वो किया हुआ है। एनीवेज सो ये डर्किम की विजन ऑफ सोशियोलॉजी है, तो ये भी लिख सकते हो आप, डर्किम विजन ऑफ सोशियोलॉजी। सो काफी इंपॉर्टेंट चीज थी ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे मैक्स वेबर के आइडियाज पर, स्पेशली उनके कंसेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के बारे में। सो वेबर ने सोशल साइंस को समझाने के लिए एक नए तरीके से अप्रोच किया जो नेचुरल साइंस से अलग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल साइंस का क्या है, तो मैक्स वेबर कहते हैं कि सोशल साइंस का मेन गोल है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, यानी सोशल साइंस का काम है इंसानों के एक्शंस को समझना जिनमें उनके सब्जेक्टिव मीनिंग इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब है ह्यूमन बिहेवियर को उसकी असली मीनिंग के साथ समझना, यानी कि ह्यूमन का ये बिहेवियर है तो ऐसा क्यों है, उस चीज को समझना। तो ये चीज के अकॉर्डिंग जो सोशल साइंस को डिफाइन किया है या बोला है कि सोशल साइंस का गोल यही है कि ह्यूमन की बिहेवियर समझना है। तो सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में फर्क क्या होता है, तो नेचुरल साइंस का एम है फिजिकल वर्ल्ड के लॉस को समझना, जैसे ग्रेविटी, केमिकल रिएक्शन, ये सब चीजें साइंस में पढ़ते हैं ना। बट सोशल साइंस में हमें इंसान के एक्शन का मीनिंग समझना पड़ता है जो सब्जेक्टिव होते हैं। ये मीनिंग लोग खुद अपनी लाइफ में डिफाइन करते हैं। किसी व्यक्ति का किसी के प्रति बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है, ये चीज होता है सोशल साइंस। वेबर कहते हैं कि सोशल एक्शन
हर वो बिहेवियर है जिसमें लोग अपने एक्शंस को किसी ना किसी मीनिंग के साथ लिंक करते हैं। अगर किसी का बिहेवियर पर्पसलेस हो या रैंडम हो तो वो सोशल एक्शन नहीं माना जाएगा। सोशियोलॉजिस्ट का काम है जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव को समझना, उनकी मीनिंग को इमेजिन करना, यह समझना एम्पैथी पे बेस्ड होता है। कुछ अब आपको शायद थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि यार क्यों पढ़ रहे हो आप ये सोशियोलॉजी, क्योंकि आगे चल के यू विल गोइंग टू बेसिकली वर्क फॉर पब्लिक। आप लोगों के लिए काम करेंगे, आप पब्लिक सर्वेंट है आने वाले समय के। तो जब आप पब्लिक के लिए काम करेंगे तो यू नो वेरी वेल कि कोई किसी व्यक्ति ने ऐसा किया तो क्यों किया। जैसे कोई आप क्राइम के केस को सॉल्व कर रहे हो तो आप ये सब चीजें पढ़कर इतने डेवलप हो जाओगे ना यार कि आपको एक व्यक्ति को देखकर समझ में आ जाएगा कि भाई इसने ये किया तो क्यों किया। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करेगा ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। इसलिए आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देख लो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे। अब ध्यान से सुनना, सोशियोलॉजिस्ट का काम मैंने आपको बता दिया। अब सोशियोलॉजिस्ट को लोगों के शूज में उतरकर उनके इमोशंस और मीनिंग्स को समझना पड़ता है। जैसे आप जब किसी का क्राइम होगा ना, तब आप क्रिमिनल के दिमाग से सोचोगे कि इसने ऐसा किया, ये यहां से एंटर हुआ, अच्छा इसके पीछे करने का इसका इंटेंशन क्या होगा, तो आप उसके दिमाग में घुसोगे। तो दिस इज वाई यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, इसलिए आप ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हो। तो सोशियोलॉजिस्ट को समझना पड़ता है उसके शूज में उतर के कि उसका इमोशंस क्या है और मीनिंग को समझना पड़ता है। ये एम्पैथी है जो सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी में हम दूसरों के लिए फील करते हैं, लेकिन एम्पैथी में हम उनके साथ फील करते हैं। तो देखो आपको अब एक डिफरेंस पता लग गया, सिंपैथी क्या होती है और एम्पैथी क्या होती है। इसलिए सोशियोलॉजी को एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। लिख लो, सोशियोलॉजिस्ट को एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं क्योंकि लोगों के साथ उनके दिमाग में घुसा जाता है। उनको सिंपैथी नहीं दी जाती, फील नहीं करते हैं, उनके साथ फील करते हैं। वेबर ने यह भी कहा है कि सोशियोलॉजिस्ट को अपनी पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियन को अलग रखते हुए वैल्यू न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहिए। उनको सोशल वर्ल्ड की वैल्यूज को अनबायस तरीके से समझना और रिकॉर्ड करना होता है। यह टास्क टफ है क्योंकि हम सभी अपनी सोशल बिलीफ से इन्फ्लुएंस होते हैं, पर सोशियोलॉजी में हमें अपने सब्जेक्टिव बायसेस को कंट्रोल करना होता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने क्या चीज समझाई कि सोशियोलॉजिस्ट को अपनी पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस को अलग रखना है। कि आपकी पर्सनल फीलिंग और ओपिनियन क्या है वो हटाओ। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, सामने आपका दोस्त है, उसने क्राइम किया, तो उसके प्रति पर्सनल फीलिंग्स हटाओ। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। उनको सोशल वर्ल्ड की वैल्यूज को अनबायस तरीके से समझना और रिकॉर्ड करना होता है सोशियोलॉजिस्ट को। तो ये सोशियोलॉजिस्ट का काम है, ये वेबर ने बताया। वेबर का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आइडियल टाइप। ये एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है जो किसी सोशल फिनोमिना को एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है। आइडियल टाइप, आइडियल टाइप एक परफेक्ट एग्जेजरेटेड वर्जन होता है जो रियलिटी का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता, लेकिन एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। यह टूल सोशियोलॉजी में अलग अलग फिनोमिना को समझने के लिए हेल्प करता है। तो यह है आइडियल टाइप कंसेप्ट, जो एक्चुअल रियल नहीं है। यह सोशियोलॉजिस्ट किसी चीज को समझने के लिए यूज करते हैं। वेबर ने आइडियल टाइप का यूज करके वर्ल्ड रिलीजन्स के एथिक्स और कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट का रिलेशन भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंटिज्म का एक स्पेसिफिक सेक्ट जैसे कैल्विनिज्म ने कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे आगे चल के वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आपको समझ में आएगा कि जो रिलीजन जो है, इवन इन टुडे ऑल्सो, अब आप देखते होगे कि बड़े बड़े संत साधु जो है आज की डेट के, उनके पास कितनी संपत्ति है, रेंज रोवर से घूमते हैं वो, राइट। कथावाचक, फरारी वगैरह की फोटो आती है, यस है, कथावाचक जो बताते हैं, भाषण देते हैं कि मोह माया सब त्याग दो, बट उनके पास लेटेस्ट आईफोन होता है ना, जो इंटरव्यू में खुद उन्होंने बताया
कोई बुरा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनके लिए बुरा है भाई, बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मिली है, अर्न करो ना यार, क्या दिक्कत है। तो मेरे को उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि किस प्रकार से रिलीजन और कैपिटलिज्म का एक कॉन्सेप्ट भी होता है। जैसे आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में खुद पढ़ा है यार, कि जो टेम्पल्स जो होते हैं, वो जहां पर टेम्पल्स होते हैं वो एक वेल्थ का रिसोर्सेज होता है, इसलिए तो गजनी आया था, टेम्पल्स को तोड़ा गया, क्यों? लूटना था उसे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करें, वेबर ने अथॉरिटी के 3 टाइप्स को डिफाइन किया। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ट्रेडिशन और कस्टम से आती है, यानी कि जो पूर्वजों की, कि भाई ये हमें अथॉरिटी मिली है। जैसे कुछ मंदिर होते हैं, उस मंदिर के पुजारी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, यस, ये होता है। जैसे आप चले जाओ पुरी, ओडिशा पुरी में जगन्नाथ मंदिर, ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हैं, यस। फिर एक होती है करिज्मेटिक अथॉरिटी, जो डिवाइन या पर्सनल क्वालिटी से आती है, यानी कि आपकी खुद की क्वालिटी, करिश्मा आपका, आप में वो क्वालिटी है, इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोजीशन मिल गई। लो, क्योंकि हर एक आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता, आई थिंक यू नो अबाउट इट। कलेक्टर और ये सब पोजीशन जो है वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड आपको जो है वो दी जाती है, आपकी रिपोर्ट के ऊपर आधारित। फिर एक रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है, जो लॉज और रेगुलेशंस पर बेस्ड होती है, और ये मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में होती है। तो मैक्स वेबर ने सोशल साइंस को समझाने के लिए यूनिक तरीका दिया, जो सब्जेक्टिव मीनिंग और ह्यूमन बिहेवियर को इंटरप्रेट करता है। उन्होंने एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग को एम्फेसाइज किया और सोशियोलॉजी को एक वैल्यू न्यूट्रल साइंस बनाया, जो पर्सनल बायसेस को दूर रखता है। और उनका कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप और अथॉरिटी के टाइप्स भी हमारे मतलब समझ को समझने के लिए मददगार हैं, यानी कि हमें अंडरस्टैंडिंग अब क्रिएट हो रही है कि हाँ भाई किस तरीके से सोशियोलॉजी वर्कआउट करती है। अब देखो ये शॉर्ट नोट्स आपके सामने जो दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज, मैक्स वेबर की अप्रोच, सोशल एक्शन थ्रू द मीनिंग्स अटैच्ड बाय इंडिविजुअल्स। कोई भी इंडिविजुअल जो है, उनके एक्शंस किस आधार पर होते हैं वो खुद डिफाइन करते हैं कि उनने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो किसी भी चीज को समझे कैसे, कि अपने आप को जो है वो उस पर्सन की जगह पे रख के, उनको फीलिंग विद पर फोकस करना है, फीलिंग फॉर पर फोकस नहीं करना। उनको उसके लिए फीलिंग नहीं होनी चाहिए, उस समय पर उसने क्या सोचा वैसा सोशियोलॉजिस्ट को सोचना है। फिर वैल्यू न्यूट्रलिटी, सोशियोलॉजिस्ट को पर्सनल बायसेस अवॉइड करने हैं और एक मेंटेन करना है किस चीज को, कि सब्जेक्टिव मीनिंग सोशल एक्शंस का, कि भाई ये चीज, यानी कि अगर कटघरे में आपका दोस्त है तो आपको उसे प्रोटेक्ट नहीं करना है, अगर उसने सोसाइटी के लिए गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और आइडियल टाइप एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो सोशल फिनोमेना को एनालाइज करता है। ये एग्जैक्टली रियलिटी का रेप्लिका नहीं होता, बट इसका इस्तेमाल सोशियोलॉजिस्ट जो है वो करते हैं। फिर अथॉरिटी कौन सी होती है, एक ट्रेडिशनल होती है, कैरिज्मेटिक होती है, और एक होती है रैशनल लीगल। तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये बस इतने ऐसे नोट्स जो है वो आप बना लो, ये 2 पेजेस में ये इतने नोट्स जो है वो काफ़ी है। अब तो ये आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ब्यूरोक्रेसी, जो आगे चल के जिसका हिस्सा आप लोग बनने वाले हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो मैं आपको इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ब्यूरोक्रेसी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पब्लिक सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये क्लियर सेपरेशन रखता है पब्लिक और प्राइवेट वर्ल्ड के बीच। यानी कि जो भी ऑफिशियल्स पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, उनका बिहेवियर क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू रेगुलेट होता है। इस सिस्टम का मेन गोल यह होता है कि किसी भी ऑफिशियल को एब्सोल्यूट पावर ना मिले, यानी कि 100% अथॉरिटी ना मिले, और वो अपनी ड्यूटीज को एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली और फेयरली परफॉर्म करें। तो हम 5 मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला, ब्यूरोक्रेसी में हर एक ऑफिशियल का रोल और ड्यूटीज फिक्स्ड होता है। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ट्रेनिंग में होंगे, आपको एज अ एसडीएम की पोजीशन जब मिलेगी तब, या फिर आप डीएसपी की पोजीशन पर होंगे, तब क्वाइट पॉसिबल कि पॉसिबल क्या, तो आपको हमेशा जो है अपने सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। यस, तो दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट यू हैव टू फॉलो, दैट इज द रूल्स यू हैव टू फॉलो। तो ये चीज है। इन रोल्स को, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के या ऑफिशियल के रोल्स को रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि हर
एक ऑफिशियल को अपनी ड्यूटीज स्पेसिफिक तरीके से करनी होती है और उन्हें अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर काम करना होता है, यानी कि क्षेत्र अधिकार के अंदर काम करना होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब जब एक पर्सन अपनी पोजीशन से रिटायर हो जाता है तो वो पोजीशन अब भी चलती रहती है। देखा ना आपको कि फॉर एग्जांपल आप जिस ऑफिस में जाएंगे तो भाई उस ऑफिस में न जाने कितने लोग पहले आपसे आके गए होंगे। तो सिंपल सी चीज है कि ये पोजीशन इंडिपेंडेंट होती है कि कोई भी एक पर्सन जो है वो रिटायर होगा तो उस पोजीशन पे दूसरा आ जाएगा। ऑफिशियल ड्यूटीज किसी भी इनकम्बेंट के टेन्योर पे डिपेंड नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी में अथॉरिटी एक हिरार्की के थ्रू डिवाइड होती है। हायर ऑफिशियल्स लोअर ऑफिशियल्स को सुपरवाइज करते हैं। अगर लोअर ऑफिशियल्स का डिसीजन आपको गलत लगता है तो आप उस डिसीजन को हायर अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। इससे ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बना रहता है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मैनेज होता है। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन को रिकॉर्ड किया जाता है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व किया जाता है। इसलिए तो आप देखते होंगे कि कई बार जुडिशरी में पुराने केसेस को रेफर करके करंट केसेस में जो है वो जीत हासिल की जाती है। इसका मेन गोल है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। रिटन रिकॉर्ड से यह इंश्योर होता है कि कोई भी एक्शन पब्लिक डोमेन में हो, प्राइवेट लाइफ से सेपरेट हो, यानी कि कोई अपनी पर्सनल चीजें जो है वो ना करवाए। जो भी चीज होनी चाहिए वो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक हित के लिए होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड और मॉडर्न एक्टिविटी है। इसके लिए ट्रेन्ड और स्किल्ड पर्सनल की जरूरत होती है जो ऑफिस ऑपरेशन को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। इससे वर्क का प्रॉपर एग्जीक्यूशन और स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर होती है। ऑफिस मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी में ऑफिशियल्स का कंडक्ट स्ट्रिक्टली रेगुलेट होता है, यानी कि ऑफिशियल्स कैसे काम कर रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली देखा जाता है। इसका मतलब है कि उनका बिहेवियर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू गवर्न होता है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि ऑफिशियल अपनी पब्लिक ड्यूटीज को प्राइवेट लाइफ से अलग रखें। ब्यूरोक्रेसी में ऑफिशियल्स को लीगल अकाउंटेबिलिटी का भी सामना करना होता है। अगर कोई ऑफिशियल अपनी ड्यूटीज में फेल होता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाती है। मैक्स वेबर, जो कि एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे जिनके बारे में बहुत सारी चीजें अभी हमने पढ़ी है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न पॉलिटिकल अथॉरिटी का एक फॉर्म डिस्क्राइब किया है। उनका कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स को स्किल और ट्रेनिंग के बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर मिलती है अपनी ड्यूटीज को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में टास्क और अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड होती हैं जो ऑफिशियल्स को अनचेक्ड पावर लेने से रोकती हैं और पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आपके हर एक एक्शन जो होंगे वो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो है वो बाउंडेड होंगे। तो इन पॉइंट्स को समझकर हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइज्ड और अकाउंटेबल सिस्टम है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को एफिशिएंटली चलाती है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि पावर किसी के पास भी अनचेक्ड ना हो और ऑफिशियल अपनी ड्यूटीज ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से करें। अब ये नोट्स आप मेंशन कर दो, जैसे ब्यूरोक्रेसी क्या है, तो इट इज अ सिस्टम दैट सेपरेट्स पब्लिक ड्यूटी फ्रॉम प्राइवेट लाइफ, जहां पर ऑफिशियल जो है वो ऑफिशियल ड्यूटीज जो है वो क्लियरली डिफाइंड होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि ऑफिशियल्स किस प्रकार से काम करते हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड उनको ड्यूटीज मिलती है, राइट। ऑब्वियस ही बात है कि हवलदार का एग्जाम पास करने वाले को डीएम थोड़ा ना बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वही बनेगा जो इतनी लंबी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रोसेस से होकर गुजरेगा। फिर आपका लबासना में भी जो है आपका वो होगा, टेस्ट होगा। हिरार्की हम लोग को देखने को मिलता है कि हायर ऑफिशियल लोअर ऑफिशियल को सुपरवाइज करते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट, सभी डिसीजंस एक्शन जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफिस मैनेजमेंट के लिए ट्रेन्ड और स्किल्ड पर्सनल्स की आवश्यकता होती है जो ऑपरेशंस को एफिशिएंटली हैंडल कर सके, और स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू जो है वो पूरा ऑफिस काम करता है। वेबर ने भी बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मॉडर्न फॉर्म है पॉलिटिकल अथॉरिटी का, जहां पर टास्क और पावर जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। इससे किसी एक व्यक्ति को जो है वो अनलिमिटेड पावर जो है वो नहीं मिलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। बट आज हम ये पूरी बुक जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर है जो कि है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का, तो इसको भी हम आज ही कवर करेंगे। देखो, अब हम बात करेंगे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में, जो यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन इन इंडिया
तो सोशियोलॉजी एक रिलेटिवली नई फील्ड है इंडिया में, जो कि अब से थोड़ा ज़्यादा एक सेंचुरी पुरानी है, मतलब ये मान सकते हो आप, यानी कि 100 साल से थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी है। यूरोप में ये 19 सेंचुरी में शुरू हो गई थी, लेकिन इंडिया में फॉर्मली सोशियोलॉजी की टीचिंग 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से शुरू हुई। 1920s में कलकत्ता और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी सोशियोलॉजी के प्रोग्राम्स जो है वो शुरू हो गए थे। आज हर बड़ी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, लेकिन शुरुआत में ये क्लियर नहीं था कि इंडियन सोशियोलॉजी कैसे दिखेगी या फिर इंडिया को सोशियोलॉजी की ज़रूरत भी है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि वेस्टर्न सोशियोलॉजी को मॉडर्निटी को समझने के लिए डेवलप किया गया था, उसका रोल इंडिया में कैसे होगा, जबकि इंडिया एक कॉलोनी था। अब समझो बात ध्यान से। पहले जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सोशियोलॉजी को एक्सीडेंटली अपनाया, मतलब उन्होंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में काम किया और अपना नाम बनाया। जैसे एल के अनंत कृष्णा अय्यर, 1861 से 1937 का इनका टाइम पीरियड था। अय्यर जी शुरू में एक स्कूल टीचर थे, बाद में उन्होंने एथनोग्राफिक सर्वे किए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम किया। उनकी सेल्फ टॉट रिसर्च को नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली और उन्हें यूरोपियन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का मौका भी मिला। तो मतलब इन्होंने एथनोग्राफिक सर्वे जब किए थे ना, तो इसमें इन्होंने सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप से कॉन्वर्सेशन किया। फिर शरद चंद्र रॉय जी के बारे में बात करें, एस.सी. रॉय, 1871 से 1942 का इनका टाइम पीरियड था। रॉय जी एक लॉयर थे और उनका इंटरेस्ट ट्राइबल सोसाइटी में बढ़ गया जब उन्होंने रांची में ट्राइबल कस्टम्स और लॉ को कोर्ट में इंटरप्रेट किया। अब लॉयर थे तो रांची के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स की तरफ से इन्होंने केस लड़ा, तो वो ट्राइबल पीपल की तरफ इनकी जो रुचि थी वो बढ़ गई थी। उन्होंने ट्राइबल कल्चर्स पर एक्सटेंसिव फील्ड वर्क किया और उनकी रिसर्च आर्टिकल्स को इंडिया और ब्रिटेन में काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिली। ये दोनों पायनियर्स ने सोशियोलॉजी को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में मदद करी जब ये फील्ड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी उस समय। अब हम बात करेंगे उन 4 मेजर सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी को फॉर्मल शेप दिया। जी.एस. घुरे, घुरे को हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशियोलॉजी का फाउंडर मान सकते हैं। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पहले पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड किया। उन्होंने सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी को कंबाइन किया और रिसर्च को टीचिंग के साथ लिंक किया। घुरे जी ने कास्ट, रेस, ट्राइब और किंगशिप जैसी टॉपिक्स पर काफ़ी सारी किताबें, काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। ऐसे ही इनके अलावा डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, M.N. श्रीनिवास, ये स्कॉलर्स जो 1900s में आए, उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी को शेप दिया और वेस्टर्न सोशियोलॉजी को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया। उनका काम कास्ट, सोशल चेंज और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए सोशियोलॉजी का रोल समझने में था। जी.एस. घुरे के कंट्रीब्यूशन की जो है वो बात करें तो घुरे जी का काम ट्राइबल कल्चर्स पर बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इंडियन ट्राइबल्स अलग से प्रिमिटिव कल्चर नहीं है, बल्कि वो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी का हिस्सा है, बस उनका डेवलपमेंट थोड़ा पीछे है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है ये हिंदू सोसाइटी का ही हिस्सा है, बट वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। ये आइडिया उन्होंने 1930s और 1940s में दिया था, जब ट्राइब्स की प्लेस को लेकर डिबेट चल रहा था। घुरे जी ने यह कहा था कि ट्राइबल्स को बैकवर्ड हिंदूज माना जाना चाहिए, ना कि अलग कल्चरल ग्रुप्स। उनका यह व्यू नेशनलिज्म के साथ अलाइन होता है, जो कि इंडिया को मॉडर्नाइज और डेवलप करने की सोच रहा था। अब कुछ टेक अवेज के बारे में हम बात करते हैं जिस पर आपको फोकस करना है। तो इंडियन सोशियोलॉजी की शुरुआत कब हो रही है? 20th सेंचुरी में, और फॉर्मली 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में टीचिंग शुरू हुई। एल के अनंत कृष्णा अय्यर और शरद चंद्र रॉय, इन्होंने अपने काम से सोशियोलॉजी को एस्टैब्लिश किया और अपना नाम बनाया। जी.एस. घुरे को इंस्टीट्यूशनलाइज सोशियोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी, कास्ट और रेस पर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे और अपनी थ्योरीज दी। फिर इसके अलावा अर्ली इंडियन सोशियोलॉजी का पार्ट ट्राइब्स और कास्ट रह चुके हैं, इन पर डिबेट्स थी।
जिसमें घुरे का आइडिया था कि ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट समझना चाहिए, उन्हें आइसोलेट करना नहीं है। तो आप जो ये पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से जो है वो मेंशन जो है वो कर सकते हो, जो आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो दिए हुए हैं, राइट। तो होपफुली ये यहाँ तक अभी टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इंडियन सोशियोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे G.S. घुरे के व्यूज को ऑन कास्ट एंड रेस। घुरे एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे और उनकी किताब है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1932 में छपी थी। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल किताब थी है। इस किताब में उन्होंने कास्ट और रेस के रिलेशनशिप को लेकर जो थ्योरीज दी हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो घुरे का वर्क उनके टाइम पर काफ़ी अटेंशन ग्रैब कर गया। उनने जो लिखा और उसमें तो लोगों ने मतलब ये मान के चलो पन्ने फाड़ दिए, मतलब खुशी के मारे क्योंकि उन्होंने जो पॉपुलर थ्योरी दी थी उसको चैलेंज किया। मतलब जो पॉपुलर थ्योरी ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल थी और जो उन्होंने बताया था उस थ्योरी के बारे में जो समाज में चल रही है उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये थ्योरी हॉबर्ट रिस्ले, जो एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे, उन्होंने दी थी। रिस्ले का मानना था कि कास्ट और रेस एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड है। रेस मतलब कलर, और यानी कि जाति, किसी की जाति और किसी का कलर, वो एक दूसरे से लिंक है। रिस्ले के अकॉर्डिंग इंडिया में कास्ट डिवीजन के पीछे रेस एक फैक्टर था। उन्होंने कहा कि अपर कास्ट में आर्यन रेशियल ट्रेट्स होते हैं, जबकि लोअर कास्ट नॉन आर्यन, एब ओरिजिनल या फिर मोंगोलॉइड रेस से बिलोंग करते हैं। रिस्ले ने कहा था कि कास्ट स्ट्रिक्टली इंटर मैरिज को प्रोहिबिट करती है, इसलिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल है रेस का स्टडी करने का। उनका बिलीफ था कि आर्यन लोग इंडिया आए और उन्होंने इंडिजीनियस यानी कि यहाँ के देसी लोगों को सप्रेस किया, दबाया, जिससे कास्ट सिस्टम का जन्म हुआ। अब घुरे क्या कहते हैं? तो घुरे ने रिस्ले की थ्योरी को पार्शियली एग्री किया। उनने बोला कि हाँ यार, रिस्ले ने थोड़ा बहुत तो ठीक बोला, लेकिन उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गलतियों को पॉइंट आउट किया। घुरे का कहना था कि रिस्ले ने जो एवरेजेस यूज किए हैं उनसे कास्ट को समझना गलत है। घुरे ने यह कहा कि आर्यन और नॉन आर्यन का डिफरेंस मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही नजर आता है। साउथ इंडिया में ये दूसरे रीजन में कास्ट ग्रुप्स के बीच फिजिकल डिफरेंस उतने ज्यादा नहीं थे। यह सजेस्ट करता है कि वहां पे डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स ने काफी टाइम तक इंटरमिक्स किया, इसलिए कास्ट का कंसेप्ट सिर्फ रेस पर नहीं बल्कि कई सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर पे बेस्ड था। घुरे ने कास्ट को एक कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जिसमें रेस का फैक्टर इंपॉर्टेंट था लेकिन पूरी थ्योरी नहीं थी। अब सुनिए बात ध्यान से। घुरे ने कास्ट को डिफाइन करते हुए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। पहला बोला कि कास्ट का मतलब है रिजिड क्लोज ग्रुप, कि भाई एक व्यक्ति इस कास्ट से तो मतलब उस कास्ट से क्लोज्ड। कास्ट बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होता है और ये चेंज नहीं हो सकता, ये घुरे ने कहा। दूसरा, हर कास्ट एक हिरार्की के अंदर एक हिरार्की होती है। एक कास्ट दूसरे से हमेशा ऊपर या नीचे होती है, दोनों कास्ट कभी इक्वल नहीं होते। कास्ट एक हिरार्की फॉर्म में होती है। कास्ट में सोशल इंटरेक्शन, खासकर फूड शेयरिंग पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। ये रूल्स प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेसिस पे होते हैं। कई बार कास्ट के आधार पर टच नहीं किया जाता ना, नॉन अनटचेबिलिटी के प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिलते थे कि इसको घर में बिठाकर खाना नहीं खिलाना है, ये घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते इस कास्ट के लोग, ऐसी चीजें थी। हर कास्ट के अपने अधिकार और ड्यूटीज होते हैं जो रिलीजियस और सेक्युलर दोनों लेवल पर अप्लाई होते हैं। कास्ट का डिसीजन ऑक्यूपेशन के लिए भी होता है कि किसको क्या काम करना है। ये इनहेरिटेड होता है और कास्ट सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर को मेंटेन करता है। तो देखो, कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग को देखने को होता है कि इस कास्ट के लोग ये फलाना ऑक्यूपेशन करेंगे। ये घुरे ने कहा। कास्ट के रूल्स के अंडर मैरिज सिर्फ सेम कास्ट में होती है। एंडोगैमी यानी कि सेम कास्ट की मैरिज, और एक्सोगैमी यानी कि किस कास्ट के लोग से शादी नहीं करना, उसको एक्सोगैमी कहते हैं। यह भी कास्ट को सस्टेन करता है। आज के टाइम में कास्ट और रेस को डायरेक्टली लिंक करने की थ्योरी जो लार्जली रिजेक्ट किया गया है, घुरे ने कास्ट को समझाने के लिए एक डीप फ्रेमवर्क दिया जिसमें सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। घुरे के टाइम में सोशियोलॉजी एक वाइब्रेंट ट्रेडिशन था जिसमें डीपी मुखर्जी का भी कंट्रीब्यूशन था। डीपी मुखर्जी एक पॉपुलर स्कॉलर थे जिन्होंने सोशियोलॉजी के अलावा
काफ़ी चीज़ें लिखी थी, जैसे म्यूज़िक, लिटरेचर, मार्क्सिज्म और डेवलपमेंट प्लानिंग। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ एकेडमी वर्ल्ड तक नहीं बल्कि मीडिया और पब्लिक लाइफ तक भी था, डीपी मुखर्जी का। तो घुरे की थ्योरी ने कास्ट को समझने में काफ़ी मदद करी। उन्होंने कास्ट को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में समझाया और इसके सोशल और हिस्टोरिकल डायमेंशन को भी हाईलाइट किया। उनका काम कास्ट और रेस को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बन गया। तो इन पेजेस से रिलेटेड नोट्स में सिर्फ आप ये मेंशन कर लो कि जो ये जीएस घुरे हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने रिस्ले के रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट को अपनी किताब कास्ट एंड रेस के अंदर क्रिटिसाइज किया। उनका मानना है कि कास्ट एक कॉम्प्लेक्स सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसको सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि सिर्फ रेस। घुरे ने डिफाइन किया कास्ट को 6 तरीके से। इन्होंने बोला कि कास्ट जो है वो बर्थ के थ्रू डिसाइड की जाती है और बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है कास्ट का, क्लोज्ड ग्रुप है। कास्ट जो है वो हिरार्की में देखने को मिलती है और कोई भी दो कास्ट इक्वल नहीं रह सकती। इन्होंने ये भी कहा कि सोशल इंटरैक्शन स्पेशली फूड शेयरिंग काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है कास्ट में, प्योरिटी और पोल्यूशन के आधार पर, और हर एक कास्ट की अपनी खुद की अधिकार और ड्यूटीज़ होती हैं। और ऑक्यूपेशन जो है, व्यापार जो है, वो भी कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो दिया गया है और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। और मैरिजेस जो है वो कास्ट में होती है जिसको एंडोगैमी बोलते हैं हम लोग। और कुछ ग्रुप्स के अंदर मैरिजेस जो है वो प्रोहिबिट की गई है कि कुछ ग्रुप से नहीं करनी है, तो उसको एक्सोगैमी बोलते हैं। तो ये लिख लेना आप, ये शॉर्ट नोट्स जो है बना लो बस इन 2 पेजेस से रिलेटेड, बस दैट्स इट। अब डीपी मुखर्जी को समझते आइए। तो ट्रेडिशन और चेंज के बारे में इन्होंने बात करी है। ये भी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशन और चेंज को समझना। डीपी मुखर्जी एक जाने माने सोशियोलॉजिस्ट थे जो इंडियन सोसाइटी को समझने में बिलीव करते थे। उनका कहना था कि इंडियन सोसाइटी का जो मेन फीचर है वो उसका सोशल सिस्टम है। डीपी को लगता था कि इंडिया का हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वेस्ट के कंपैरिजन में कम डेवलप्ड थे, लेकिन इंडिया का सोशल एस्पेक्ट ओवर डेवलप्ड था। देखिए कितनी बढ़िया बात कही इन्होंने बोला कि इंडिया की इकोनॉमिक्स ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट के कंपैरिजन में कम डेवलप्ड है, बट सोसाइटी हमारी ओवर डेवलप्ड थी। उन्होंने कहा कि इंडिया हैड सोसाइटी एंड वेरी लिटिल एल्स। इनफैक्ट शी हैड टू मच ऑफ इट। मतलब इंडिया का सोसाइटी जो है उसके अलावा और कुछ नहीं है, बट सोसाइटी में भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि हम लोग जो हमारे जो कल्चर्स, ट्रेडिशंस है ना, बहुत डिटेल में है। तो मुखर्जी के हिसाब से सबसे पहले एक सोशियोलॉजिस्ट का काम इंडिया के सोशल ट्रेडिशन को समझना था। उनका कहना था कि ट्रेडिशन सिर्फ पास्ट को समझने के लिए नहीं बल्कि चेंज के लिए भी समझना ज़रूरी है। तो आओ थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो इंडिया में कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होता है जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में होता है कल्चर। यहाँ सोशल ग्रुप्स, कास्ट और सेक्ट की बाउंड्रीज होती हैं और उनके अंदर डिज़ायर फिक्स होती हैं। इसलिए इंडियन सोशल सिस्टम ग्रुप ओरिएंटेड है। तो हमारे यहाँ जितने भी कास्ट हैं, ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप ओरिएंटेड है, इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं काम करते हम लोग, ग्रुप के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो मुखर्जी ने देखा कि अर्बन मिडिल क्लास में वॉलंटेरियरिज्म यानी इंडिविजुअल की विल पावर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। 3 प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन्होंने बताए। मुखर्जी कहते हैं कि इंडिया में चेंज के 3 प्रिंसिपल हैं। एक है श्रुति यानी कि सैक्रेड नॉलेज जो हमें स्क्रिप्चर से मिलता है। एक है स्मृति यानी कि मेमोरी जो कस्टम और ट्रेडिशन से आती है। और एक है अनुभव जो पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। तो मुखर्जी के हिसाब से सबसे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल है ये अनुभव जो पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। मुखर्जी कहते हैं कि अनुभव यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस बन जाता है। जैसे भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म जो पर्सनल और कलेक्टिव एक्सपीरियंस को एम्फेसाइज करता है। ये मूवमेंट्स बताते हैं कि इंडिया में चेंज का मेन सोर्स इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं बल्कि लाइव्ड एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और लव है। इंडिया के अंदर भाई यही तो हुआ कि रिफॉर्म चेंजेस जो है वो कैसे है, इमोशंस के थ्रू। हम बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति को हम इमोशंस के थ्रू जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यही चीज मुखर्जी समझा रहे हैं। मुखर्जी ने वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए आलोचना करी कि उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को। उनका कहना था कि ट्रेडिशन
को ना तो ब्लाइंडली वर्शिप करना चाहिए और ना ही मॉडर्निटी को ब्लाइंडली अडॉप्ट करना चाहिए। जो हम वेस्टर्न कल्चर को एकदम से आंख बंद करके अडॉप्ट कर रहे हैं, मना किया इनने, मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली अडॉप्ट मत करो। इंडिया को अपने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का बैलेंस समझना होगा कि भाई हमारे कुछ कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और जो मॉडर्न वर्ल्ड जो जा रहा है उसको हमें बैलेंस करना है। इंडिया में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, रेबिलियन हुए हैं, वो जनरली ट्रेडिशन की लिमिट्स के अंदर हुए हैं। जैसे कि पहले के समय पे लड़ाई होती थी तो शाम होती थी तो राजा महाराजा मना कर देते, बोलते कि चलो अब नहीं लड़ेंगे, सूरज ढलने के बाद, कल से फिर से शुरू करेंगे लड़ाई। जब लोग ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन को चैलेंज करते हैं तो वो इवेंचुअली ट्रेडिशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ना कि डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए इंडिया में चेंज साइक्लिकल होता है। ओल्ड ट्रेडिशन को चैलेंज किया जाता है लेकिन वो इवेंचुअली एब्जॉर्ब होकर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यानी कि ट्रेडिशन वही है बट उस पर थोड़े से चेंजेस आ गए, अपडेट हो गया। तो इसलिए मुखर्जी बोल रहे हैं कि भाई वेस्टर्न चीजों पर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, पहले देखो वो इंडिया के हिसाब से सही है या नहीं है। पता लगे आप वेस्टर्न चीजों को फॉलो करके अपनी खुद की ओरिजिनल चीज खत्म कर रहे हो, जो हो रहा है। तो डीपी मुखर्जी का कहना है कि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए ट्रेडिशंस को समझना जरूरी है और ये ट्रेडिशंस इवॉल्व होते हैं लेकिन वो अपने रूट्स को मेंटेन करते हैं। इंडियन सोशियोलॉजी को क्रिटिकल और बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और उसके शॉर्ट नोट्स में आप लिख लो कि डीपी मुखर्जी का फोकस इंडियन सोशल ट्रेडिशंस और उसके एवोल्यूशन पे था। ट्रेडिशन जो है वो उनके रूट्स हम लोग को पास्ट में देखने को मिलते हैं बट प्रेजेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग वो अपडेट होते हैं या अडाप्ट होते हैं। फिर चेंज जो है वो इंडिया के अंदर ये अनुभव के थ्रू आता है, जो उनका मानना था। और जो रेबिलियंस है इंडिया के अंदर वो ट्रेडिशंस के साथ मिलकर काम करते हैं, यानी कि वो चैलेंज करते हैं ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन को और वो पुराने ट्रेडिशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं रेदर देन डिस्ट्रॉइंग इट। और मुखर्जी ने जो है वो इसी चीज की बात करी है कि भाई आपको जो है वो बैलेंस करना है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में। तो मुखर्जी से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स जो है वो आप मेंशन कर सकते हो, ये आपके लिए सही रहेगा। अब हम बात करेंगे AR देसाई और MN श्रीनिवास के कंट्रीब्यूशन के बारे में। सो AR देसाई और MN श्रीनिवास और उनके कंट्रीब्यूशन जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। तो AR देसाई, अच्छा अब आपको एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये सब नाम वगैरह भी याद रखने क्या? देखो नाम वगैरह एक दो याद रख लो तो अच्छा रहेगा। वैसे बाकी नाम वगैरह में कुछ नहीं रखा, मेनली अंडरस्टैंडिंग में फोकस जो है वो करना। बट फिर भी मैं आपको नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर बाई चांस याद रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा लिखते समय। जैसे हम अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखते हैं ना, बट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कि उनने जो है वो चैलेंज किया राइट कैपिटलिज्म को, तो अच्छा लगता है आंसर। तो AR देसाई का अप्रोच थोड़ा यूनिक था। उन्होंने मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट को मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया। उनका मेन आर्ग्यूमेंट था कि वेलफेयर स्टेट एक मिथ है। सोचो यार कितनी बड़ी बात कर रही है कि वेलफेयर स्टेट मिथ है, कि कहीं कोई वेलफेयर नहीं हो रहा, कहीं कोई मतलब सहायता नहीं हो रही आम जनता की। उन्होंने इस बात को अपने ऐसे द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट में एक्सप्लेन किया। वेलफेयर स्टेट एक इंटरवेंशनिस्ट स्टेट है, मतलब ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं होता बल्कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सोशल पॉलिसीज डिजाइन करता है। वेलफेयर स्टेट को डेमोक्रेटिक होना जरूरी है। डेमोक्रेसी जैसे कि मल्टी पार्टी इलेक्शंस एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट्स को यह डेफिनेशन में नहीं आता। यानी कि इन्हें क्लियरली बोल दिया कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो राज्य है वो वेलफेयर स्टेट नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां प्राइवेट और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट करती हैं। प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर गुड्स पे डोमिनेट करता है जबकि स्टेट बेसिक गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है। तो यही तो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्हीं का ये प्लान था मिक्स्ड इकोनॉमी तैयार करने का। वो आगे चल के पॉलिटी में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो AR देसाई ने कुछ टेस्ट क्राइटेरिया दिए हैं जिनके बेसिस पर वेलफेयर स्टेट को जज किया जा सकता है। तो पहली चीज, क्या वेलफेयर स्टेट सबको गरीबी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से फ्री करने और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल हुआ? ये देखो, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप किस स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहोगे? तो वो स्टेट जो कि गरीबी खत्म करे, समाज के अंदर भेदभाव को दूर करे और एक प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, तो वो स्टेट वेलफेयर स्टेट होगा।
दूसरा टेस्ट, क्या इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर पा रहा है, यानी कि वो कंट्री की गवर्नमेंट क्या इनकम इनइक्वालिटी, रिच और पुअर के गैप को कम कर पा रही है। तीसरा टेस्ट, क्या कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मोटिव को कम्युनिटी के रियल नीड्स के लिए सबसर्वेंट बनाया गया है। मतलब देखो, जैसे कि कम्युनिटी को कुछ चीजों की आवश्यकता है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया के अंदर हमारे समाज के अंदर जो है वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, बट फंडिंग की कमी है। तो हम पीपीपी प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स करते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो फंड करता है अपने प्रॉफिट के लिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बताते हैं हम कि तुम ये इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिससे कि हम अपने देश की कम्युनिटी को जो है वो हेल्प कर सकें। यानी कि एक कंट्री की गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इस प्रकार से मोल्ड करे, इस प्रकार से जो है वो उसको पाथवे दिखाए, रास्ता दिखाए कि उसका प्रॉफिट भी हो और साथ ही साथ जनहित भी हो, यानी कि जनता का बेनिफिट हो। फिर नेक्स्ट टेस्ट, क्या स्टेबल डेवलपमेंट इंश्योर हो रहा है, कि डेवलपमेंट क्या स्टेबल है। आखिरी, क्या एम्प्लॉयमेंट सबको मिल रही है। तो ये सभी चीज देखी जाती है। इन सब चीजों में अगर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है सभी में, तो ये माना जाएगा कि वो स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है। देसाई ने ब्रिटेन, यूएसए, यूरोप जैसे वेलफेयर स्टेट्स का एनालिसिस किया और कहा कि इनका जो क्लेम्स है ना वो एग्जेजरेटेड है, यानी कि जो ये बोल रहे हैं ना अपने आप को वेलफेयर स्टेट, ये फालतू है, झूठ बोल रहे हैं। ये स्टेट अपने सिटीजन्स को बेसिक इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में फेल हो गए। तो आपको क्या लगता है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है अब अकॉर्डिंग टू ए आर देसाई? बताओ कमेंट बॉक्स पे। क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी इनकम इनइक्वालिटी है, आज भी लोग अनएम्प्लॉयड है, तो ए आर देसाई के अकॉर्डिंग इंडिया भी एक वेलफेयर स्टेट नहीं बना है। तो ए आर देसाई ने मार्क्सिज्म और स्टेट पर क्या कहा, तो देसाई ने मार्क्सिस्ट थ्योरी को भी एक्सप्लोर किया, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्ट स्टेट्स की शॉर्टकमिंग्स यानी कि उनकी कमियों को भी हाईलाइट किया। उनका मानना था कि पॉलिटिकल लिबर्टीज यानी कि जो राजनीतिक फ्रीडम जो मिल रही है और जो रूल ऑफ लॉ जो है वो सभी सोशलिस्ट स्टेट में जरूरी होनी चाहिए। इससे उनका पर्सपेक्टिव काफी बैलेंस था। एम एन श्रीनिवास ने इंडियन विलेज सोसाइटी पर काफी रिसर्च करी। उन्होंने अपनी फील्ड वर्क मैसूर के पास एक गांव में की थी, जिसमें उन्होंने पहली बार फर्स्ट हैंड नॉलेज लिया था। उनका फोकस था कि गांव को एक इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट के रूप में देखा जाए। एम एन श्रीनिवास ने गांव को स्टडी करी और उसको एक डोमिनेंट फील्ड बनाया कि भाई हमें इसको स्टडी करना है और उसको आगे बढ़ाना है। उनका यह मानना था कि विलेज को स्टडी करना जरूरी है क्योंकि यह इंडिया की सोशल लाइफ को समझने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि भाई शहर गांव से ही तो मिलकर बने। और कुछ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे लुइस ड्यूमोंट ये कहते हैं कि कास्ट और रिलीजन जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलेज के कंपैरिजन में। लेकिन श्रीनिवास ने इस आर्ग्यूमेंट को चैलेंज किया। उन्होंने दिखाया कि विलेज एक यूनिफाइंग आइडेंटिटी है जो रूरल इंडिया में सोशल चेंज को समझने में मदद करती है। सो हमने जाना कि ए आर देसाई और एम एन श्रीनिवास के कंट्रीब्यूशन के बारे में। देसाई ने वेलफेयर स्टेट की आलोचना करी और टेस्ट दिए कि भाई ये सब टेस्ट अगर होंगे तो वो वेलफेयर स्टेट होगा, जबकि श्रीनिवास ने गांव को स्टडी करने पर इंपॉर्टेंस डाला कि इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को समझना है तो सबसे पहले गांव को समझो। तो दोनों सोशलिस्ट ने अपने वर्क से इंडियन सोशियोलॉजी को एक नए डायरेक्शन में ले जाने में मदद करी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और आपके लिए नोट्स जो है वो आपके सामने ही है, ये ध्यान से जो है वो देख लो। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे कि ए आर देसाई इन्होंने क्रिटिसाइज किया वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को और कहा कि ये एक मिथ्या है। की फीचर में इन्होंने जो है वो बोला कि पॉजिटिव स्टेट जो है वो कौन सी स्टेट है जो पब्लिक के बारे में सोचे, राइट। और डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि मल्टी पार्टी इलेक्शंस वहाँ पर होने चाहिए और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें कैपिटलिस्ट और स्टेट के बीच में जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने भी आपको बताया था, ये क्राइटेरिया नोट डाउन कर लेना। और एम एन श्रीनिवास ने इंडियन विलेज सोसाइटी पर और उसकी इंपॉर्टेंस पर फोकस डाला है, तो उससे रिलेटेड ये पूरी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से, सटीक तरीके से बनी हुई हैं। बस ये नोट डाउन कर लो आप, इससे आपको एक सोशियोलॉजी का भी आइडिया लग जाएगा और इन सोशियोलॉजिस्ट
की डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ हमने 11th क्लास की सोशियोलॉजी पूरी कंप्लीट कर दी है। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा है और अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करना, शेयर ज़रूर करो। 1000 सब्सक्राइबर्स में हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी एक लकी विनर को 8000 रुपीज़ के वर्थ की बुक। और अगर उन लकी विनर जो भी चूज होते हैं उनको अगर नहीं चाहिए तो फिर वो पास ऑन हो जाएगा, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। वो मैं आप सबके सामने जो है वो करूँगा, बट आपको कमेंट्स लगातार करते रहना है, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड बनेगा वो कमेंट्स के आधार पर, सब्सक्राइबर्स के आधार पर तैयार होगा। तो चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट जो कौन सी बुक हम लोग कवर करने वाले हैं वो बुक वहाँ पर अपलोड अभी के अभी हो जाएगी।